जय हिंद। और यूपी स्पेशल की क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्या पढ़ा था कल जो टॉपिक हम लोग कवर किए थे उसी के आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे साउथ प्लेट्यू। नेक्स्ट टॉपिक है साउथ प्लेट्यू, जिसे कहा जाता है दक्षिण का पठार। दक्षिण का पठार। और ये हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो पठारी क्षेत्र, ये अध्ययन हम लोग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो आपका पठारी क्षेत्र है। तो समझिएगा, सबसे पहले हम आप ये देखते हैं कि प्लेट्यू क्या होता है। बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे एक टर्मिनोलॉजी होता है जिसे कहा जाता है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी हिंदी में इसे कहा जाता है भू स्थलाकृति। मतलब ये हुआ कि पृथ्वी की सतह पर जो सरफेस है, सतह पर मतलब सरफेस पर बनी हुई संरचनाएं। बनी हुई संरचना। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कि सरफेस पे बने हुए स्ट्रक्चर। आप कह सकते हैं कि ये संरचनाएं कैसी होंगी? तो नेचुरल होंगी। ये भी ध्यान में रखिएगा, ये नेचुरल होंगी, ये संरचनाएं आपकी प्राकृतिक होंगी। एक बात तो ये हुई, ठीक। सेकंड पॉइंट आप समझिएगा कि एक टर्म होता है जिसे कहते हैं रिलीफ। ज्योग्राफी में हम आप पढ़ते हैं जिसे कहा जाता है रिलीफ। हिंदी में कहते हैं उच्चावच। उच्चावच। आइए पहले समझ लेते हैं। अगर आप पूरी पृथ्वी पर घूमें, पृथ्वी या किसी भी डिफाइंड एरिया में आप घूमें, लाइक आप भारत में अगर घूमेंगे तो आपको सरफेस पे कहीं पर आपको लो लैंड दिखेगा, नीची भूमि दिखेगी, और कहीं पर आपको अपलैंड दिखेगा। हाइट ज्यादा, मतलब कहीं गहरा होगा, कहीं पे ऊंचा होगा। इसी फीचर को कहते हैं रिलीफ। उच्चावच पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले अपलैंड तथा लोलैंड, मतलब अपलैंड एंड लोलैंड को ही हम आप रिलीफ या उच्चावच कहा जाता है। अब अगर हम लोग उच्चावच की बात कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या हुआ? एक तो आपको कहीं पर अपलैंड देखने को मिले, मतलब कि उच्च भूमि देखने को मिले, और दूसरी अगर कहीं पर आपको लो लैंड, मतलब कि आपको निम्न भूमि देखने को मिले, नीची भूमि देखने को मिले, तो ज्योग्राफी की लैंग्वेज में उसे रिलीफ कहा जाता है। उच्चावच मतलब हुआ अपलैंड एंड लोलैंड। अब अगर हम लोग पूरी पृथ्वी की बात करें, अपलैंड और लोलैंड की बात करें, तो अगर हम अर्थ पर घूमेंगे तो ऊंचे नीचे रूप में हमें कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा। जैसे माउंटेन दिखेंगे, वर्ल्ड में ऊंचाई के जो है आपको माउंटेन दिखेंगे। आप देखोगे अगर कहीं घूम रहे हो तो आपको प्लेट्यू जैसा या हिल्स, पहले सेकंड अगर हम लोग देखें तो हिल्स जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा। मतलब माउंटेन से थोड़ा सा उसका जो हाइट होगा वो कम होगा, जो स्लोप या ग्रेडियंट है उसका थोड़ा सा कम होगा। माउंटेन अगर ऐसे होगा तो हिल थोड़ा सा ऐसा होगा। बात समझिएगा। अगर आप कहीं आप देखेंगे तो प्लेट्यू जैसा स्ट्रक्चर होगा। अब प्लेट्यू जैसा स्ट्रक्चर होगा लाइक टेबल। जैसे टेबल होती है, मेज होता है कि वो कुछ हाइट ले ले, ऊंचाई हो जाए और ऊपर की तरफ फ्लैट हो जाए, चौरस हो जाए, है ना, उसको हम आप प्लेट्यू कहते हैं। और दूसरा अगर आप देखोगे तो एक ऐसा रीजन होगा जो फाइनली प्लेन होगा, हाइट भी उसकी कम होगी, यहां तक कि वो सी लेवल से जुड़ा होगा और प्लेन होगा, समतल होगा, जिसे हम आप क्या कहेंगे?
मैदान कहेंगे। क्या कहा जाएगा? मैदान कहा जाएगा। अब आप देखो अपलैंड और लोलैंड जब आप देखोगे तो कहीं कहीं ऊंचाई जैसी चीजें दिखेंगी और कहीं कहीं आपको लोलैंड दिखेगा, मतलब नीची भूमियां दिखेंगी। इसी आधार पे अगर हम आपसे कहें, समझिएगा कि भारत में, पूरे भारत की अगर हम बात कर लें, इंडिया की अगर बात किया जाए तो इंडिया के जब आप रिलीफ को डिवाइड करते हैं, मतलब कि जब इंडिया के उच्चावच की आप बात करते हैं तो आपको 4 तरीके का स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ 4 आपको दिखते हैं। अब कौन कौन से, समझिएगा। आप अगर आप टहलने जाओगे नॉर्थ की तरफ, मान लिया आप नॉर्थ पार्ट में, मतलब नॉर्दर्न इंडिया में जाते हैं, नॉर्दर्न इंडिया में आप फ्रंटियर पे, नेपाल वाले बॉर्डर पे, हिमाचल, कश्मीर, अरुणाचल, सिक्किम घूमने जाते हैं तो आपको क्या दिखेगा? हिमालयन रेंज दिखेगी, हिमालय पर्वत दिखेगा। तो भारत का उच्चावच एक तो होगा जिसे हम आप क्या कहेंगे, जिसे हम आप माउंटेन्स कहेंगे। तो भारत में आपको क्या देखने को मिलेगा? तो पर्वत देखने को मिलेगा, जैसे लाइक आपका हिमालय पर्वत, हिमालयन रेंज है। एक बात बताएंगे, भारत का, इंडिया का जितना भी एरिया है, इंडिया का एरिया है देखा जाए तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि ओवरऑल अर्थ का, पूरे वर्ल्ड का या पूरी पृथ्वी का लगभग 2.4% है। याद रखिए भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व का कुल कितना है? 2.4% है और है अप्रॉक्स 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। अगर आप इंडिया में देखोगे तो अप्रॉक्स आपको 10.6% आपको माउंटेन दिखेंगे। मतलब आप इसको अगर राउंड फिगर में देखोगे तो लगभग 11% क्या होगा? माउंटेन होगा। 11% एरिया पर भारत में माउंटेन है। ठीक, अब समझिएगा, माउंटेन वो होते हैं जिनकी हाइट 1000 आर मोर देन 1000 से ज्यादा हो, मतलब 1000 आर मोर देन 1000 हो, 1000 या 1000 मीटर से जिनकी ऊंचाई ज्यादा होती है। याद रखिएगा ये एक्सेप्शन भी है, कुछ एक्सेप्शन भी है कि जिनकी हाइट 1000 से ज्यादा है बट वो माउंटेन नहीं है, उसके और रीजन होते हैं। तो एक तो ये एल्टीट्यूड के बेसिस पे बताया। दूसरा आपका आता है जिसे हम आप कहते हैं हिल्स। क्या कहते हैं? हिल्स हम लोग बोलते हैं, जो आपको पहाड़ी नाम दिया जाता है। भारत के, इंडिया के लगभग 18% एरिया पर आपको हिल्स दिखेगा, पहाड़ियां दिखेंगी, लाइक अरावली दिखेंगी, लाइक आपका विंध्यन रेंज दिखेगा, लाइक सतपुड़ा दिखेगा, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, है ना। उसके बाद आपका जो है नीलगिरी, दोद्दा बेट्टा, अन्नामलाई, अनाईमुडी, शेषाचलम, कार्डेमम, है ना। ये सारे के सारे आपको हिल्स दिखेंगे और कितना कवर करेंगे? अप्रॉक्स 18% आपका एरिया जो है वो कवर करेंगे। थर्ड जो होता है, अच्छा, इनको डिफाइंड किया गया अकॉर्डिंग टू एल्टीट्यूड। ये डिसाइड किया गया कि जिनकी हाइट 600 से लेकर के 1000 मीटर के बीच में होगा उन्हें हम आप हिल्स बोलेंगे। एल्टीट्यूड अगर 600 से 1000 है, 1000 मीटर है, तो माउंटेन की जगह पे क्या हो जाएंगे? हिल्स हो जाएंगे। थर्ड आपका प्लेट्यू होता है। क्या होता है? तो प्लेट्यू होता है, जिसे हम आप कहते हैं पठार। पठार, अगर हम आप पठार की बात करें तो इंडिया का जितना एरिया है, टोटल एरिया का अप्रॉक्स 28% एरिया पर आपको प्लेट्यू दिखेगा। पठारी क्षेत्र आपका कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 28% हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आप, अच्छा, इसकी जब आप एल्टीट्यूड आप देखोगे तो इसका एल्टीट्यूड मतलब ये हुआ कि जिनकी हाइट 300 मीटर टू 600 मीटर के रेंज में हो, जनरली वो आपके प्लेट्यू में काउंट किए जाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट होता है जिसे हम आप कहते हैं प्लेन, दैट इज मैदान नाम दिया जाता है।
और भारत में अगर देखा जाए तो जो मैदान है, मैदान जो है आपका वो है अप्रॉक्स 43%, 43% एरिया पर भारत में प्लेन है, मैदान है। और इसका जो एल्टीट्यूड होगा वो है 0 to 300 मीटर। जीरो का मीनिंग यहां पर ये हुआ सी लेवल। जीरो का अर्थ क्या होगा? सी लेवल से अगर 300 मीटर की हाइट है तो उसे हम आप मैदान बोलते हैं। ये जनरल जो है डिवीजन है। आई बात समझ में? तो भारत में अगर देखें तो भारत में आपको 4 टाइप्स के क्या दिखेंगे? रिलीफ दिखेंगे। पेपर में क्वेश्चन आपके लिए बना हुआ है कि भारत में सर्वाधिक किस प्रकार की उच्चावच पाई जाती है? तो प्लेनिक पार्ट भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है, मतलब मैदान जो है भारत में सर्वाधिक जो है वो फैला हुआ है। आई बात समझ में? अब ध्यान दीजिए, तो चूंकि हम लोगों को पठार पढ़ना है, ठीक है, प्लेट्यू पढ़ना है, तो ध्यान दीजिएगा ये सेक्शन हम लोग आप देखेंगे अपने उत्तर प्रदेश के परिदृश्य में, ठीक है। तो अब आ जाइए हम लोग समझते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में प्लेट्यू है, जो पठार है, वो पठार कैसे हैं। यहां पर आप समझिएगा, ये जो रीजन आप देख रहे हैं यहां पर, एक तो ये रीजन जो है आपका, ये गंगा रिवर मान लें, गंगा नदी है, और ये आपका जो है ये यमुना रिवर है, ठीक। यहां पर आपको 2 जिले दिखेंगे इधर वाले रीजन में। यहां पर एक जिला का नाम है आगरा, नाम तो सुना ही है। एक डिस्ट्रिक्ट हमारे यहाँ का क्या है? आगरा। और एक जिला, एक डिस्ट्रिक्ट आपको दिखेगा मथुरा। ये दोनों जिले जो है बाउंड्री टच करते हैं। तो एक तो रीजन ये हो गया, पहले समझ लीजिए। ये है आपका ललितपुर। ये कौन सा जिला है? तो ये है आपका ललितपुर। ये रीजन आपको दिखेगा, ये है आपका झांसी। झांसी। इधर जब आप बढ़ोगे तो आपको जैसे यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट, एक जिला आपको ऐसे यहां पर दिखेगा जिसका नाम है जालौन। जालौन। यहां पर आपको डिस्ट्रिक्ट दिखेगा जिसका नाम होगा बांदा। ऐसे आपको डिस्ट्रिक्ट दिखेगा जिसका नाम होगा महोबा। महोबा। उसके बाद ऐसे जब आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको जैसे डिस्ट्रिक्ट दिखेगा यहां पर, थोड़ा सा ये प्रयागराज का रीजन होगा। इधर मान लिया आप आते हैं यहां पर, तो ये इतना ये समझाएंगे, ये आपका चित्रकूट है। ये आपका चित्रकूट है। इधर आप ये इसको चलिए प्रयागराज हो गया। ये डिस्ट्रिक्ट आपको मिर्जापुर दिखेगा। और ये इतना रीजन जो है ऐसे, ये है सोनभद्र। सोनभद्र। और ये इतना थोड़ा ये रीजन आप मान लीजिए, ये है चंदौली। इतने जिले हैं। ये सब पठारी रीजन में आएंगे, जस्ट अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगरा हुआ, मथुरा, झांसी, ललितपुर, बांदा, जालौन, महोबा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली का रीजन थोड़ा। अब इसके लोकेशन की बात करेंगे, समझिएगा। ये जो रीजन आप देख रहे हैं, जितने जिले हमने बताए ऐसे जो है कॉर्नर से होते हुए साइड से, यही है पठारी क्षेत्र, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग लोकेशन देखेंगे। आप जब लोकेशन देखेंगे तो इस डायरेक्शन में, इस साइड जब हम लोग आएंगे तो हमें क्या दिखेगा? इस साइड दिखेगा, क्योंकि साउथ में आपका दक्कन प्लेट्यू है।
ध्यान दीजिएगा, दक्कन प्लेट्यू हो जाता है। और जो पूरब नॉर्थ की तरफ जब आप देखोगे तो जो गंगा का मैदानी क्षेत्र है वो हो जाता है। तो यहां पर जो बाउंड्री आप देखोगे, ध्यान दीजिएगा, जो बाउंड्री हम लोग देखेंगे खासकर इस पठारी क्षेत्र का, वो बाउंड्री हो जाएगा नॉर्थ की तरफ से आपका हो जाएगा गंगेटिक प्लेन, गंगा का मैदान होगा। और गंगा का मैदान किस दिशा की तरफ से होगा? नॉर्थ की तरफ से। अच्छा, साउथ में जब आओगे इस पठारी क्षेत्र के, तो आपका इधर का पठार हो जाएगा दक्कन प्लेट्यू, मतलब जो दक्कन वाला पठार है। क्योंकि हम लोग जब इंडिया का बात करेंगे तो एमपी से जो है आप नीचे की तरफ जब बढ़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा दक्कन प्लेट्यू, दक्कन का पठार। एक तो ये हो जाएगा आपका क्या, बाउंड्री हो जाएगी। सेकंड पॉइंट समझिएगा कि इसका जो ढाल है, एक इंपॉर्टेंट फीचर हम आपको बताएंगे। चंबल नदी का हम आप नाम सुने हैं, बेतवा का सुने हैं, केन का सुने हैं, सिंध का सुने हैं, है ना। अब ध्यान दीजिए, है क्या कि ये है, अभी हमने बताया कि ये है यमुना रिवर, इधर से निकलती है जनापाव हिल से आपकी जो है चंबल, उस चंबल के बाद आपकी बेतवा, केन, सिंध, ऐसे। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये यमुना रिवर है, आप बताइए ये जो डायरेक्शन है, क्या ये डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। मत और ये डायरेक्शन हो गया साउथ वेस्ट, ये डायरेक्शन साउथ वेस्ट, तो ये डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर रिवर फ्लो होकर के, रिवर का जो डायरेक्शन है अगर वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट है, मींस जो स्लोप या ग्रेडियंट है, ढलान है, वो साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट है कि नहीं है? आई बात समझ में? ये कैसे पता चला? रिवर की डायरेक्शन से, रिवर के जो दिशा है, जिस दिशा में वो बह रही है उसके आधार पे। तो नेक्स्ट पॉइंट निकल के आया है कि जो इसका ग्रेडियंट है, मतलब कि जो स्लोप है, और स्लोप हमने क्या कहा है? स्लोप है इसका किस डायरेक्शन में? साउथ वेस्ट डायरेक्शन से नॉर्थ ईस्ट है। साउथ वेस्ट टू क्या है? नॉर्थ ईस्ट है। नहीं समझ पाए? ये डायरेक्शन हुआ, रिवर अगर ऐसे फ्लो होकर के जा रही है तो कॉर्नर से हो गई, तो इधर हो गया साउथ वेस्ट और ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, यही हो गया। तो इसकी दिशा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ। दिशा क्या है ढलान की? दक्षिण पश्चिम से, मतलब साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट इसकी डायरेक्शन है। आई इतनी बात समझ में कि नहीं? हाँ, समझ गए हैं? क्लियर हुआ? अब अगला पॉइंट समझिएगा, ये जो अभी हाइट बताया था कि प्लेट्यू की हाइट कितनी होती है, अप्रॉक्स 300 टू 600, यही बताया है ना। तो जो उत्तर प्रदेश का प्लेट्यू वाला रीजन है, वो प्लेट्यू वाला रीजन, उसका जो हाइट है, एल्टीट्यूड, इसका जो एल्टीट्यूड है वो एल्टीट्यूड की हाइट है अप्रॉक्स 300 मीटर। मतलब ऊंचाई कितनी है? लगभग 300 मीटर की ऊंचाई पर है। एक बात और समझिएगा, ये सारी बात हो रही है सी लेवल से। समझिएगा, हाइट कहां से लेते हैं? सी लेवल से। सी लेवल मतलब, सी लेवल मीनिंग क्या होगा कि हम आप जानते हैं सी लेवल का मतलब क्या समुद्र के तल में जाके मेजर किया जाए, या समुद्र का जो पानी का लेयर है वहां से मेजर किया जाए? तो जो पानी का लेयर अपर लेयर है वहां से मेजर किया जाए। अगर हम लोग सी लेवल, अगर सी का जो है जो फ्लोर है उसको ले लेंगे, तब तो मेरियाना ट्रेंच में जाना पड़ेगा 11,033 मीटर गहराई में। बात समझिएगा, मतलब अगर पानी इसमें अगर यहां तक भरा है तो ये सी लेवल हो जाएगा। भारत में सी लेवल जो देखा जाता है वो देखा जाता है आपके कोरोमंडल कोस्ट से। ध्यान दीजिएगा, कोरोमंडल कोस्ट मतलब ये हुआ कि अगर ये भारत है तो
तो ये जो तमिलनाडु वाला बॉर्डर है, आंध्रा थोड़ा और तमिलनाडु का जो ये कोस्ट है, कोस्ट तट है, इसे कोरोमंडल तट कहा जाता है, क्योंकि तीन पार्ट वेस्ट कोस्ट पर हैं और आपके 3 पार्ट जो है वो ईस्ट कोस्ट पर हैं। तो कोरोमंडल आता है ईस्ट कोस्ट पर, जो कि कृष्णा रिवर से लेकर कन्याकुमारी तक है। आप समझ पाए? तो ये कोरोमंडल कोस्ट पर ही चेन्नई है, और जो चेन्नई का कोस्ट है, चेन्नई की जो गहराई है, वहीं से भारत में सी लेवल काउंट किया जाता है। अब बात समझे, भारत में समुद्र तल की मेजरमेंट, समुद्र तल का मापन कहां से होता है? चेन्नई तट से होता है। मतलब चेन्नई जो है उसी के तट से हम मानते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे रेलवे स्टेशन पे लिखा होता है कि समुद्र तल से 500 मीटर ऊंचाई। तो अब समझ गए ना कि मतलब वो स्टेशन चेन्नई वाले कोस्ट से 500 मीटर ऊपर है। इसका अर्थ ये हुआ, मतलब अगर चेन्नई जाओगे तो 500 मीटर गहराई में जाओगे तब चेन्नई पहुंचोगे। मतलब अब ऐसा तो है नहीं कि तुरंत उतरे और तुरंत चले गए। धीरे धीरे आप इधर यूपी से निकलोगे तो एमपी होते जाओगे तो धीरे धीरे स्लोप लेगा, धीरे धीरे ग्रेडियंट घटेगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3, तब जाके वो पूरा 500 मीटर हो पाएगा। मेरा कहने का अर्थ केवल इतना है। आई बात समझ में? तो सी लेवल से इसकी हाइट कितनी है? 300 मीटर है। बात समझ पाए? ये पठारी क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा, पठारी क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश का, आगरा बता चुका हूं, मथुरा का रीजन थोड़ा आता है, झांसी, ललितपुर, जालौन, बांदा, महोबा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, ये डिस्ट्रिक्ट जो है वो पठारी क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। एक बात और बता दें, क्योंकि ये जो पठारी क्षेत्र है, ध्यान दीजिएगा, ये जो पठारी क्षेत्र है इसका फीचर ये है, समझना है कि जो यहां पर रॉक्स पाई जाती हैं, जो इस क्षेत्र में जो चट्टान पाई जाती हैं, पहली बात तो ध्यान में रखिएगा, ये माना जाता है कि चूंकि ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है, हम आप जानते हैं ये किसका पार्ट है, ध्यान में रखना है कि ये किस जो है भूखंड का जो है भाग है, तो गोंडवाना लैंड का पार्ट है। ये वही गोंडवाना लैंड जो कहां से आया था? अफ्रीका से टूटकर जो है बहते बहते ड्रिफ्टिंग के द्वारा वो आकर एशिया में जुड़ा था। हम लोग चर्चा किए थे। तो ये जो है गोंडवाना लैंड का पार्ट है। यहां पर आपको 2 प्रकार की चट्टानें दिखेंगी। एक तो वो चट्टान दिखेगी जो आपका पैलियोजोइक इरा के पहले का था। मतलब कि ऐसी, याद होगा हमने आपको बताया था, आर्कियन रॉक्स की बात की थी। आर्कियन रॉक्स वो रॉक्स का पार्ट हुआ, मतलब जब पृथ्वी पर जीव जंतु के आने से पहले का था। आप ऐसे समझिए कि ये प्री कैम्ब्रियन इरा का है। एक पॉइंट ये है, यहां पर जो रॉक्स हैं वो कैसी हैं? प्री कैम्ब्रियन इरा की चट्टानें मिलेंगी, मतलब प्री कैम्ब्रियन काल की। ध्यान दीजिएगा, प्री कैम्ब्रियन, हिंदी अंग्रेजी दोनों में ऐसे ही लिखेंगे, काल की चट्टान आपको मिलेंगी। अब ध्यान दीजिए, जब प्री कैम्ब्रियन इरा की चट्टान मिलेगी, समझना है, तो क्या प्री कैम्ब्रियन इरा में किसी प्रकार का उसमें जीवाश्म या किसी प्रकार का फसल मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये जो चट्टानें होंगी, ये कहा गया कि इनका नेचर होगा इग्नियस, आग्नेय चट्टान का जो है प्रकृति होगा, आग्नेय, इग्नियस। और इग्नियस का मतलब हुआ कि वो चट्टानें जो कब निकली थी? आफ्टर इरप्शन ऑफ वॉल्केनो। वॉल्केनो का इरप्शन हुआ, उससे आग्नेय चट्टान, इग्नियस मतलब हुआ आग्नेय चट्टान, आग्नेय ऐसे लिखिएगा, आधा गौ है, आग्नेय चट्टान से बनी है। अब ये जो आग्नेय चट्टानें हैं, इनमें कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। आपने नाम सुना होगा नीस का, एक नाम होता है, चलिए नहीं सुने तो अभी सुनेंगे। नीस क्या होता है? नीस एक चट्टान होती है, ऐसे लिखते हैं इसे, जी इसका साइलेंट होता है, जी इसका चुप होता है, और इसको पढ़ते क्या है? नीस चट्टान। नीस चट्टान वो चट्टान होती है जो पुरानी चट्टान मानी जाती है। बात समझिएगा, पुरानी चट्टान होती है।
आप नाम सुने होंगे जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेनाइट। ग्रेनाइट का नाम सुना होगा। तो इस क्षेत्र में आपको कैसी चट्टान दिखेगी? तो ग्रेनाइट देखने को मिलेगा। इसी क्षेत्र में ध्यान दीजिएगा, अब इसी पे क्वेश्चन बना हुआ है पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना हुआ है। इसी क्षेत्र, चूंकि इस क्षेत्र में एक बहुत पहले समय में, आप देखिए इस रीजन को अगर देखें, झांसी ललितपुर वाला ये पूरी बेल्ट अगर देखें, तो आप बताओ ये एमपी से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा है? एमपी का दतिया जिला आप देखोगे एटलस में तुरंत दिखेगा। एमपी का छतरपुर जिला, छतरपुर वही जिला है वो जो बाबा जी हैं, वही जिला, ये सब जुड़ा हुआ है हमारे उत्तर प्रदेश से। तो अगर ये क्षेत्र उत्तर प्रदेश का जुड़ा है एमपी से, और एमपी में एक जो है आपका क्या है कि एक माउंटेन या एक हिल है जो जिसका नाम विंध्यन रेंज है, नाम हम लोग सुने हैं। विंध्यन रेंज का प्रभाव यहां कुछ होगा कि नहीं होगा? थोड़ा बहुत, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है, उस पर्वतीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ। एक बात। दूसरा, ये रीजन गोंडवाना लैंड का था और यहां पर वॉल्केनिक इरप्शन से लावा बना था। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पूरा उत्तर प्रदेश लावा से नहीं बना है, दक्षिणी भाग बना है, क्योंकि ये एमपी से जुड़ा हुआ है। और जो विंध्यन रेंज है वो फोल्डेड माउंटेन तो है विंध्यन रेंज, उसी के साथ उसमें कुछ प्रभाव दिखता है किसका? वॉल्केनिक मैग्मा का, मतलब लावा का दिखता है। तो यहां पर अगर आपको लावा का विस्तार दिखेगा, अगर यहां पर आपको लावा का एक्सटेंशन दिखेगा, तो वही लावा आपका धीरे धीरे कन्वर्ट होगा बेसाल्टिक लावा में। किसमें कन्वर्ट होगा? बेसाल्ट में। बेसाल्ट जो होता है वो कोई ऐसा इंडिपेंडेंट जो है कोई एलिमेंट नहीं होता है, वो होता है मेटामॉर्फिज्म के द्वारा बनता है, मतलब किसी धातु या किसी एलिमेंट का किसी दूसरे एलिमेंट में बदल जाना, उसको बेसाल्ट कहा जाता है। और वो धातु या पदार्थ कौन सा? लावा, वही वॉल्केनिक इरप्शन से। तो जो लावा आया था वॉल्केनिक इरप्शन से, वो किस में बदल जाएगा? बेसाल्टिक लावा में। और यही बेसाल्टिक लावा बाद में बदल जाएगा ब्लैक सॉइल में। किसमें बदल जाएगा? ब्लैक सॉइल में बदल जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, इस क्षेत्र में आपको ब्लैक सॉइल भी देखने को मिलेगा। तो इस क्षेत्र का हमने आपको फीचर बताया कि चट्टानें कैसी होंगी। यहाँ पे जो है आपका गोंडवाना लैंड का पार्ट है, ये आपका जो है यहाँ बेसाल्टिक लावा दिखेगा, जिससे यहाँ ब्लैक सॉइल भी देखने को मिलेगी। ध्यान रखिए, हमारे यूपी में केवल दक्षिण का भाग ऐसा है, खासकर बुंदेलखंड। अभी मैं बताऊंगा, इसी जो आपका क्या कहते हैं पठार है, प्लेट्यू है, इसमें 3 कैटेगरीज है, 3 पार्ट में डिवाइड है। एक है आपका ट्रांस यमुना, जिसे ट्रांस यमुना कहते हैं, और ट्रांस यमुना प्लेट्यू में केवल और केवल आपके 2 लोग आते हैं, मथुरा और आगरा। इसीलिए मैंने मेंशन किया है। मथुरा और आगरा वाले क्षेत्र में जाओगे, आप बताइए मथुरा और आगरा किससे जुड़ा हुआ है? राजस्थान से जुड़ा हुआ है। तो थोड़ा बहुत तो सैंडी करेक्टर दिखेगा, बलुआ चीज दिखेगी ना, बालू से संबंधित, क्योंकि राजस्थान से जुड़ा है। तो अगर वो पूर्वी राजस्थान से जुड़ा है तो पूरा तो सैंड नहीं होगा, बालू नहीं होगा, लेकिन कुछ प्रभाव तो दिखेगा ना। तो जो आगरा और मथुरा का रीजन है वो थोड़ा आपको कैसा दिखेगा? पठारी दिखेगा, उसे ट्रांस यमुना प्लेट्यू बोला जाएगा। अब जब आप मेंस लिखोगे कि उत्तर प्रदेश के पठारी क्षेत्र की विवेचना कीजिए, मतलब डिस्कस साउथ प्लेट्यू ऑफ उत्तर प्रदेश, तब आपको ये पूरा पॉइंट हमें और आपको दिखाना पड़ेगा। बात समझे? दूसरा, जब आप यहां आओगे, कहां? झांसी है ना, जालौन, ललितपुर, बांदा, महोबा, यहां तक, जब आप यहां तक आओगे तो इसे कहा जाएगा बुंदेलखंड। और बुंदेलखंड इसीलिए नाम है क्योंकि यहां पे बुंदेला राजाओं का शासन था। हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं ना। अभी रिसेंटली, करंट की भी बात हम आपको बताएं, अभी रिसेंटली भारत सरकार ने अपनी 6 साइट्स को, 6 प्लेसेस को
यूनेस्को के जो है हेरिटेज है उसमें शामिल करने के लिए उसे जो है भेजा है, लिस्टिंग कराया है। चूंकि ये प्रोसेस होता है कि पहले क्या होगा, पहले अस्थायी मतलब टेम्परेरी रूप से शामिल होगा, फिर अध्ययन होगा, फिर यूनेस्को स्टडी करने के बाद फाइनली उसको एज अ हेरिटेज में शामिल करेगा। वही है बुंदेला। तो उसमें से एक बुंदेला राजाओं का जो किला है, फोर्ट है और जो उनके महल हैं उनको शामिल करने के लिए भेजा। उस 6 में एक यही है और उन्हीं के नाम पर ये बुंदेलखंड इसका नाम है, क्योंकि उस समय राजा था बुंदेला। कहते नहीं है बुंदेले के हर बोलो जिसके, है ना, वो झांसी की रानी वाली, वो वही है चीजें जो है। बात समझ पाए? अब जरा ध्यान दो। तो ये रीजन हमने आपको कौन सा बताया है, समझिएगा जल्दी से। ये रीजन हमने आपको बताया है ट्रांस हिमालय, सॉरी ट्रांस जो है ये आपका यमुना, ट्रांस यमुना। यहां से हमने आपसे कहा कि जब ये रीजन आप पूरा देखोगे, ध्यान दीजिएगा, यहां से लेकर के और अप्रॉक्स आप महोबा तक आ जाओगे, ये रीजन जब आप देखोगे तो इसे कहा जाएगा बुंदेलखंड। इसे क्या कहेंगे, तो इसे कहा जाएगा बुंदेलखंड। यही है, जब आपसे बुंदेलखंड कहा जाएगा तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कहां की बात हो रही है, तो बात हो रही है झांसी, ललितपुर, जालौन, बांदा, महोबा, ऐसे जगह की जो है वो बातें हो रही हैं। जब आप इधर आओगे इस डायरेक्शन में, थोड़ा सा चंदौली ले लो, थोड़ा ये सोनभद्र का रीजन ले लो, ये थोड़ा मिर्जापुर ले लो, थोड़ा प्रयागराज ले लो, समझ रहे हैं, और थोड़ा ये चित्रकूट ले लो, ये पूरा रीजन आपका कहलाता है बघेलखंड। नाम सुना होगा बघेलखंड। तो ये है आपका बघेलखंड, ये आपका बघेलखंड है। तो इसका मतलब जो आपका पठार है, प्लेट्यू है, उसको हम लोगों ने कितने पार्ट में डिवाइड किया, 3 पार्ट में। कितने पार्ट में लिख लिया है, तो अगर हम आप इसका पार्टीशन करेंगे तो 3 पार्ट में हुआ। एक पार्ट आपका कौन सा हुआ, तो एक पार्ट आपका हुआ ट्रांस यमुना, ट्रांस यमुना, ध्यान दीजिएगा, ट्रांस यमुना वह क्षेत्र है। अभी हम लोगों ने समझा है कि ट्रांस यमुना प्लेट्यू, जो ट्रांस यमुना प्लेट्यू है ये बेसिकली कहां देखने को मिलता है, तो ये आगरा और मथुरा वाले क्षेत्र में, ध्यान दीजिएगा, ये आगरा और मथुरा क्षेत्र में देखने को मिलता है। आई बात समझ में? यहां पर अगर देखा जाए तो हम आप समझते हैं कि ये रीजन राजस्थान से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहां पर आपको सैंड का इफेक्ट देखने को मिलेगा। सैंड का क्या दिखेगा, प्रभाव दिखेगा, बालू का प्रभाव आपको दिखेगा, बालू का क्या दिखेगा, प्रभाव दिखेगा। आगे हम लोग जब क्लाइमेट पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम बरसात मथुरा में होती है। ये हम लोग चर्चा भी करेंगे जब क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे डिटेल में, वहां पे हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे। मथुरा में सबसे कम बरसात होती है उत्तर प्रदेश में, और सबसे ज्यादा बरसात होती है गोरखपुर में। ये बात आगे करा जाएगा, ठीक है। तो अब ये हो गया आपका ट्रांस। इसके बाद जो हमने आपसे कहा है हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो वो है बघेलखंड। ध्यान दीजिएगा, बघेलखंड वाला पार्ट हम लोग देखेंगे। बघेलखंड, अब ये रीजन क्या होगा, सबसे पहले तो इसका आप देख लीजिए कि ये है कहां पर। सबसे पहले इसका हम लोग देखेंगे कि इसका विस्तार कहां पर है। तो इसका जो विस्तार है, एक्सटेंशन, हमने आपको बताया है कि इसका विस्तार जो है वो थोड़ा चित्रकूट का रीजन है। अभी इससे पहले हम लोगों ने जो है वो चर्चा की थी। ये देखिए, ये आप यहां आओगे, ये थोड़ा चित्रकूट का, मिर्जापुर, प्रयागराज का रीजन, थोड़ा सोनभद्र और चंदौली का रीजन, ठीक है, तो ध्यान में रखना है। तो ये कहां कहां आपको देखने को मिलेंगे, तो ये आपको देखने को मिलेंगे, थोड़ा सा चित्रकूट का रीजन होगा, थोड़ा आपका जो है प्रयागराज, प्रयागराज का दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट रीजन, साउथ ईस्ट रीजन, साउथ ईस्ट रीजन, सोनभद्र का रीजन होगा। सोनभद्र में एक
तहसील पड़ती है जिसका नाम है चकिया। तो जो चकिया तहसील है वहां की, जो थोड़ा प्रयागराज से जुड़ा हुआ है, वो रीजन पूरा सोनभद्र नहीं आता है, ध्यान में रखना है। सोनभद्र का चकिया तहसील लिख लीजिएगा, चकिया तहसील लिख पाएंगे? तो ये है आपका चकिया, अरे ऐसे लिखना है, चकिया तहसील जो है वो इसी रीजन में आती है। ठीक, मिर्जापुर का रीजन यहीं पर आता है, मिर्जापुर का रीजन भी आपका जो है बघेल खंड का जो प्लेट्यू है उसको जो है वो कवर करता है। इतनी बात समझे कि नहीं समझे? क्लियर हो गया? तो ये था आपका जो है वो बघेल खंड। ठीक, अब जस्ट है आपका जिसे हम आप कहते हैं क्या, वो है बुंदेलखंड। और बुंदेलखंड को आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना और समझ लेना। क्यों पढ़ लेना है? बुंदेलखंड से रिलेटेड आपको पेपर नंबर 6 में, जीएस का पेपर 6, जो आपका पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पार्ट लिखना है मेंस में, वो यहां से कवर हो जाएगा। बात समझ पाए? तो लिखिएगा बुंदेलखंड, और उसको हम आप डिटेल में देखेंगे। बुंदेलखंड का पठार, ठीक, समझिएगा। बुंदेलखंड का पठार 2 राज्यों में इसका एक्सटेंशन है, समझना है, 2 राज्यों में है। एक तो आपको देखने को मिलेगा यूपी, अपना उत्तर प्रदेश वाला रीजन, उत्तर प्रदेश में है इसका विस्तार बुंदेलखंड का, और एक है एमपी, मध्य प्रदेश, इस क्षेत्र में भी दिखेगा। अब जब आप उत्तर प्रदेश में आओगे तो उत्तर प्रदेश के जो जिले अभी हमने आपको समझाया है, जैसे झांसी, ध्यान दीजिएगा, एक्सटेंशन में हम लोग पढ़ चुके हैं झांसी, जालौन का रीजन, जालौन, ललितपुर, है ना, ललितपुर, उसके बाद आपका बांदा का रीजन और महोबा का रीजन। ये 5 जिले हैं जो बुंदेलखंड को कवर करते हैं। आई बात समझ में? ये 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बुंदेलखंड वाले रीजन को कवर करते हैं। मध्य प्रदेश के 4 जिले शामिल हैं, क्योंकि हमें एमपी को तो बहुत डिटेल में जाना नहीं है, 4 जिले शामिल हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आपको बताएं, एक जिला है छतरपुर, ये ललितपुर से जुड़ा हुआ है ना, छतरपुर वही रीजन है जो बाबा बागेश्वर धाम का लोकेशन है, वही है छतरपुर जिला। ठीक है, तो एक है आपका छतरपुर, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट। एक है डिस्ट्रिक्ट नाम है दतिया, शायद सुने होंगे, चलिए नहीं सुने तो भी कोई बात नहीं है, दतिया, दतिया जिला भी जो है ये कवर करता है। ऐसे मिला करके आपके 4 जिले पूरे एमपी के हैं, और हमारे यूपी के कितने जिले हैं? तो वो है आपके 5 जिले। आई बात समझ में? अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ की जो रॉक सिस्टम है, सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि यहाँ की जो रॉक सिस्टम है, चट्टान है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो आप ये समझिएगा कि ये बने हैं वही आपके जो है सबसे पुरानी चट्टान से, मतलब कि ये आपके जो है पैलियोजोइक इरा के पहले के हैं, मतलब ये बने हैं प्री कैम्ब्रियन इरा में। ये भी कब बने थे? तो प्री कैम्ब्रियन इरा में इनका निर्माण हुआ था। ठीक, दूसरा पॉइंट, इस प्रकार की अगर देखें तो इनमें जो आपको दिखेगा चट्टान, जो चट्टान दिखेंगी वही आपकी नीस दिखेगी, जो चट्टान होगी नीस, आपको जो है दिखेगी ग्रेनाइट, ग्रेनाइट। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिए, इस क्षेत्र में एक पॉइंट ये हमें आपको ध्यान में रखना है कि जैसे अभी हमने बताया कि ये अगर यमुना रिवर है, यमुना नदी, और ये है आपका जो है विंध्यन रेंज, तो विंध्यन रेंज के उत्तर में, नॉर्थ में, जब आप विंध्य पर्वत से नीचे उतरोगे
और उतर कर यमुना की तरफ जब बढ़ोगे, समझिएगा, जब इस रीजन में आओगे, यहां का जो क्षेत्र होगा, ये रीजन बेसिकली बना हुआ है बेसाल्टिक लावा से। अभी हमने आपको बघेलखंड में भी बताया था कि ये किससे बना हुआ है, तो ये बना है बेसाल्टिक लावा से, और बेसाल्टिक लावा से बना है तो आपको कुछ क्षेत्रों में आपको ब्लैक सॉइल भी देखने को मिलेगा, मतलब काली मिट्टी, इस क्षेत्र में आपको काली मिट्टी भी जो है वो देखने को मिलती है। तो आप पॉइंट ये नोट कर सकते हैं कि बिटवीन विंध्यन रेंज एंड यमुना रिवर एग्जिस्ट बेसाल्टिक लावा एंड फॉर्म ब्लैक सॉइल। हिंदी में लिख सकते हैं, विंध्य पर्वत के उत्तर में और यमुना के बीच कुछ क्षेत्रों में बेसाल्टिक लावा पाए जाने के कारण काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। कैसी मिट्टी का निर्माण हुआ है, तो काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल की यहां पर जो है वो निर्माण आपका हुआ है। इतनी बात समझ गए। अब ये तो हुआ इनका रॉक सिस्टम। अब जल्दी से हम लोग ये समझ लेते हैं कि यहां पर क्लाइमेट कैसी है, क्योंकि याद रखिए इंपॉर्टेंट कंटेंट है, ये पार्ट है जो हमें पढ़ना है। यहां पर हम आप देखेंगे कि इनके यहां की क्लाइमेट कैसी है। अब क्लाइमेट वाले टॉपिक में तो हमें आपको डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि ये जो रीजन है यहां पर आपको जो दिखेगा वो दिखेगा मॉइस्ट ट्रॉपिकल एंड एरिड क्लाइमेट। यहां पर आपको ऐसा जो है दिखेगा जलवायु, मतलब हम लोग कहेंगे कि यहां पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र तथा शुष्क जलवायु दिखेगी। हिंदी में कहते हैं मॉइस्ट, मतलब यहां पर ये होता है आर्द्र, उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु। हमें ऐसी जलवायु यहां देखने को। अब इसका अर्थ क्या है, जल्दी से। आर्द्र मतलब मॉइस्ट मतलब मॉइस्चर होता है थोड़ा। उष्णकटिबंधीय है क्योंकि जो उत्तर प्रदेश है, हमारा जो यूपी है, बेसिकली इसे माना जाता है कि ये ट्रॉपिकल रीजन में है। याद रखिए ट्रॉपिकल रीजन में है, चूंकि 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through by middle part of the India and passes through by 8 state, गुजरात टू आपका मिजोरम तक 8 राज्य हैं। गुजरात से स्टार्ट होगा, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा एंड मिजोरम, 8 स्टेट हो जाते हैं। तो 23.5 इंडिया यूपी जो है वो 23.5 के पास में है, जिससे यहां की जो क्लाइमेट होगी वो नो डाउट ट्रॉपिकल जरूर होगी। अब ट्रॉपिकल के साथ कहीं मॉइस्ट होगा, कहीं एरिड होगा, बात समझिएगा। तो ये आर्द्र उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु है। ठीक, यहां पर क्या है कि आर्द्रता तो थोड़ी होती है, लेकिन जो आपका शुष्कता है, मतलब ठंडी में, जैसे ठंडी का रीजन यहां पर, इसके कारण क्या होता है कि जो ठंडी है, मतलब कि जो विंटर सीजन है, ये जो विंटर सीजन है, इसमें जो है कोल्ड आपका या ठंडी बहुत एक्सट्रीम होती है, बहुत ज्यादा होती है। और जो आपका समर है, मतलब ठंडी भी बहुत ज्यादा होती है, और जब समर का टाइम आता है, गर्मी का टाइम आता है, तो गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है। ठंडी के समय में टेम्परेचर अप्रॉक्स पहुंच जाता है लगभग 12 डिग्री से नीचे। 12 एवरेज टेम्परेचर 12 डिग्री तक आ जाता है ठंडी में, इतनी ठंडी होती है। और जब समर या गर्मी होती है तो यही टेम्परेचर
40 to 40 डिग्री सेल्सियस हो जाती है, 40 से 42 डिग्री। मतलब कि ये जो बुंदेलखंड का रीजन है ये ठंडी में बहुत ठंडा है और गर्मी में बहुत गर्म है। इतनी बात समझे। इसका रीजन ये है कि एक तो क्या है कि ये मिड पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल है। कॉन्टिनेंट जो होते हैं मतलब जो लैंड पार्ट होता है, क्योंकि ये भारत का मध्य भाग है कि नहीं है, मध्य भाग है, इसका संबंध क्या किसी भी ओशियन से है? नहीं है। और जब ओशियन से नहीं है तो हम आप जानते हैं कि जो कॉन्टिनेंट्स या लैंड होते हैं वो बहुत फास्टली वार्म होते हैं और बहुत फास्टली कोल्ड भी होते हैं। ओशियन का कैरेक्टर अलग हो जाता है, क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट ज्यादा होने से ना तो जल्दी वो ठंडा होता है और ना जल्दी वो गर्म होता है, इसीलिए उसके आसपास का रीजन ना बहुत ठंडी से गुजरता है और ना बहुत गर्मी से गुजरता है। लेकिन ये क्षेत्र मिडिल पार्ट होने के कारण यहाँ पर जो है वो आपका क्या होता है कि गर्मी भी बहुत पड़ती है और ठंडी भी बहुत पड़ती है। टेम्परेचर एवरेज 12 डिग्री तक आ जाता है, जो कि हम बहुत ठंड माना जाएगा, और जो है गर्मी आप देखिए 40 और 42 पहुंच जाता है। ये एवरेज की बात कर रहा हूं, हमारे यहाँ टेम्परेचर तो 38 भी पहुंच जाता है। इतनी बात समझ पाए। तो ये रीजन गर्मी भी बहुत पाता है और ठंडी भी बहुत पाता है। ठीक, यहां पर जो बरसात है, अगर हम आप इस रीजन में रेनफॉल की बात करें तो यहां पर जो बरसात या रेनफॉल है वो बेसिकली जो है कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा नहीं होता है, मतलब लगभग 103 सेंटीमीटर के आसपास देखने को मिलता है, 103 सेंटीमीटर के आसपास होता है। मतलब ये रेनफॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत ही अच्छा क्षेत्र नहीं है। क्लियर हुआ इतना बात। अब नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिए, बरसात कम हो रही है, थोड़ी बरसात जो है वो कम हो रही है। अब है क्या, ये इस रीजन का एक कैरेक्टर ये है, क्योंकि ये रीजन फाइनली जो है वो वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक से बना है। अभी मैंने बताया चट्टाने हैं, थोड़ा सा उनकी अगर ड्रिलिंग की जाए, थोड़ा सा खुदाई करने की कोशिश किया जाए तो पत्थर निकलेंगे। अब पत्थर निकल रहे हैं, बारिश तो चलिए ठीक है हो गई, मान लिया कम ही हो रही है लेकिन बारिश थोड़ी हो गई, लेकिन जब तक पानी फिल्टर्ड हो करके उसका जो है वो नीचे अंदर रिसकर नहीं जाएगा तब तक वो रीजन पानी के लिए क्या वहां पर लेवल जो है वो ठीक होगा। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि एकदम बारिश ही नहीं होती, बारिश होती है, लेकिन इस रीजन का एक कैरेक्टर ये है क्योंकि इस रीजन में वेरियस टाइप्स ऑफ जो है रॉक्स होती हैं, जिसके कारण पानी का रिसाव, पानी का फिल्ट्रेशन है ना वो आपका नहीं हो पाता, जिससे जब नीचे पानी रिसकर नहीं जाएगा तो पानी कहां से आएगा, और जब पानी नहीं आएगा तो उस रीजन में हैंड पंप, ट्यूबवेल और आपके जो है कुएं है ना, ये सब कैसे हो पाएंगे। इसीलिए इस क्षेत्र में यूपी का यह वह क्षेत्र है जो पानी की कमी से बेचारा हमेशा परेशान रहता है। अभी आपने देखें, क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे आगे, हम आपको बताएंगे कि आज की हमारी वर्तमान उत्तर प्रदेश की सरकार वो बुंदेलखंड में पानी की समस्या से निजात पाने के लिए, रेमेडी के लिए अलग अलग कदम उठा रही है। अब अलग अलग कदम का वही है कि कैसे पानी बचाया जाए, कैसे पानी, अब एक तो ये दो चीजें होती हैं, एक तो प्रिवेंटिव मेजर होता है, मतलब अपराध या वो फंक्शनिंग ना होने से पहले ही रोक दिया जाए, और एक होता है आफ्टर वो एक्शन हो चुका होता है। तो दोनों अप्लाई कर रही है सरकार। एक तो प्रिवेंटिव मेजर ले रही है, प्रिवेंटिव मेजर में क्या लिया जा रहा है कि आप ऐसा, मतलब चूंकि लेवल, वाटर लेवल बहुत नीचे है, इसके कारण कोशिश करिए कि आप ज्यादा से ज्यादा जो है वाटर जो है वो यूज ना करें। अब यूज करने का मतलब कि जो है वो आपका वेस्ट ना होने पर, पानी जो है वो पीने के लिए यूज करें, लेकिन वेस्ट का फॉर्म जो है वो कन्वर्टेड ना होने पाए। बात समझ पाए। इसके लिए सरकार जो है इन सब चीजों से जो है वो आपकी लड़ रही है। ठीक, अब इस रीजन में क्या है, एक पॉइंट और दो पॉइंट जल्दी से हम लोग समझेंगे कि इस रीजन में आपको विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व मिलेंगे, मिनरल्स। ये रीजन उत्तर प्रदेश का वह रीजन है जहां पर आपको वेरियस टाइप्स ऑफ मिनरल्स मिलेंगे।
वेरियस टाइप्स ऑफ मिनरल। अब मिनरल्स में क्या, जैसे अगर हम लोग देखें तो आपको यहां पर जो है ग्रेनाइट तो मिलेगा ही, अभी हमने आपको बताया था ग्रेनाइट मिलेगा। आपको इसी रीजन में जो है रेड जो है फेल्सफर मिलेगा, फेल्सफर होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये रेड फेल्सफर होगा, मतलब एक एलिमेंट है। इसी रीजन में आपको क्या मिलेगा, डायमंड मिलेगा, हीरा, क्योंकि हीरे के लिए बांदा फेमस है। एक क्वेश्चन भी हमारे पेपर में पूछा जाता है कि हीरा कहां से निकाला जाता है, तो हीरा कहां से मिलता है, तो बांदा। बांदा जो है वो हीरे के लिए जो है आपका, अब इतना भी हीरा नहीं मिलता है कि यूपी सरकार निकाल के और सबके घर में भेज दे, सबकी गरीबी खत्म हो जाए। मतलब एक प्रोबेबिलिटी होती है, मतलब कहा जाए मिलता है, मिलने का मतलब यह है कि मिल नहीं रहा है, अभी दोनों में डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट अगर आप देखेंगे तो आपको यहां पर यूरेनियम के जो है आपके जो है वो और दिखेंगे, यूरेनियम। और यूरेनियम के लिए हमारा एक जिला ललितपुर फेमस है, ललितपुर में हमें और आपको यूरेनियम देखने को जो है वो मिलता है। ठीक, उसके बाद आपको इसी क्षेत्र में अगर हम लोग देखें तो बेसिकली जो है बस इतने पॉइंट, मतलब जो है ये कुछ हमें एलिमेंट जो है इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है देखने को मिलते हैं। आई बात समझ में। अब यहां पर हम आपको बताएंगे कि एग्रीकल्चर किसका होता है, खेती। ठीक है, क्रॉप्स, क्रॉस प्रोडक्शन की बात होगी। और क्रॉस प्रोडक्शन में क्या होगा, सबसे पहले आप देखिए पानी की कमी रहती है, पानी की कमी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट, पानी नहीं है। दूसरा, जब पानी की कमी है तो हम ऐसी ही फसल तो उगाएंगे जिस फसल को पानी की ज्यादा जरूरत ना पड़ती हो, एक बात। दूसरा, मिट्टी का स्ट्रक्चर कैसा है ये भी देखना पड़ेगा, भाई मिट्टी कैसी है ये भी तो देखना पड़ेगा। तो एक बात हम आपको बता दें कि यहां पर अगर देखा जाए तो हमें रेड सॉइल भी दिखती है, ब्लैक सॉइल मैंने आपको बताया है। इस क्षेत्र में हमें रेड सॉइल भी देखने को मिलती है, मतलब कि इस क्षेत्र में हमें लाल मिट्टी भी देखने को मिलती है। अब जब हम लोग मिट्टी पढ़ेंगे तो वहां डिटेल में हम आप चर्चा करेंगे। ठीक है, रेड मिट्टी सॉइल मतलब रेड सॉइल मिलती है। अब ध्यान दीजिए, इस रीजन में वही फसल का प्रोडक्शन होगा जिसको पानी की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मतलब कमी हो तो भी काम चल जाएगा। इसका मतलब इस क्षेत्र में गेहूं की खेती हो सकती है, गेहूं को ज्यादा पानी चाहिए, गेहूं को पानी कम चाहिए। गेहूं की सिंचाई पूरा पूरा वीट का प्रोडक्शन मैक्सिमम 3 बार पानी देना होता है, मैक्सिमम 3 बार, एक बात। और गेहूं की खेती के लिए ठंडक ज्यादा होनी चाहिए, तो ठंडक हो रही है। और जब गेहूं को और गेहूं का सिंचाई हो तो ऐसा ना हो कि भर दिया, पानी दे दिया और उसमें पानी रुका रह गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मतलब इसका मतलब है कि उतना ही पानी देना है जितना वो एब्जॉर्ब कर ले, उसकी रूट्स और चीजें फिर खत्म हो जाए। तो इसका मतलब गेहूं को हमें कम पानी की जरूरत पड़ती है, ध्यान में रखिएगा। हमने कहा पानी देना ही। आप बताइए खुद ही, क्या हम लोग गेहूं ठंडी में बरसात में उगाते हैं? ऑब्वियस सी बात है, ठंडी में उगाते हैं। और ठंडी में बरसात तो लगभग एक ही बार होती है, 2-4 दिन, देखा होगा। खासकर जो है जब बरसात होती है जो है मेडिटेरियन डिस्टर्बेंस से, पश्चिमी विक्षोभ वाला, मतलब सॉरी जो है क्या कहते हैं, वेस्ट डिस्टर्बेंस से जब होता है, मेडिटेरियन सी से आने वाले जो विंड्स होती हैं, इसका मतलब कम पानी चाहिए होता है। तो गेहूं की खेती वो हाँ खेती हो सकती है। अब डिपेंड करेगा, मिट्टी भी तो ऐसी होनी चाहिए। तो पूरा बुंदेलखंड की मिट्टी गेहूं के लिए ऐसी नहीं है कि पूरे बुंदेलखंड में गेहूं की पैदाइश हो, कुछ क्षेत्रों में होगा, क्योंकि काली मिट्टी ब्लैक सॉइल में तो गेहूं नहीं पैदा होगा, समझिएगा। लेकिन गेहूं का जो है प्रोडक्शन हो सकता है। ठीक, दूसरा आप देखिए और क्या हो सकता है, विभिन्न प्रकार के पल्स, दलहन। क्योंकि दालों को हमें किसी विशेष प्रकार की सिंचाई की जरूरत नहीं होती है, तो जल्दी से आप मेंशन करेंगे पल्स मतलब दलहन, दलहन इसकी भी खेती होती है। तिलहन, मस्टर्ड, तिलहन भी जो है होगा, क्योंकि आपने देखा होगा जो अपने यहाँ जो क्या बोलते हैं उसको, राई,
है ना, राई सरसों आदि, है ना। चलिए, सरसों या राई, इनकी खेती के लिए पानी कहाँ ज्यादा जरूरत होती है? गेहूं के साथ ही तो बोए जाते हैं उत्तर भारत में। हमारे आपके यहाँ ये कब बोए जाते हैं? ठंडी में ही बोए जाते हैं। गेहूं वाला, अब जैसे गेहूं का प्रोडक्शन होगा, सरसों का भी हो जाएगा, शायद उससे पहले ही हो जाता है। ठीक, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। अब एक बार बड़ा प्यारा क्वेश्चन बना कि जो बुंदेलखंड का रीजन है, उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है, उस क्षेत्र में दलहन की फसल उगाई जाती है। स्टेटमेंट सही है ना? सही बात बोला है। रीजन में मेंशन किया, इस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है, ब्लैक सॉइल यहां पर जो है वो देखने को मिलती है। दोनों चीजें सही हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ब्लैक सॉइल है इस रीजन में, तो ब्लैक सॉइल का भी जो है क्या कैरेक्टर होता है कि वो पानी को एब्जॉर्ब करके मॉइस्चर को कंटेन करके रखती है। ध्यान दीजिएगा, नमी को बना कर रखती है, जल्दी नमी खत्म नहीं होती। तो जिस फसल को नमी चाहिए कि पानी एकदम भरा भी ना हो और एकदम से सूखा भी ना हो जाए, मतलब नमी हो, ऐसी फसल उगाई जा सकती है। तो इसके कारण दलहन की फसल हो सकती है, क्योंकि एकदम ब्लैक सॉइल नहीं है कि एकदम, मतलब हम अब बेसिकली आपने एक चीज देखा होगा, ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल कहते हैं, और ये फेमस कर दिया, वैसा ही फेमस कर दिया जैसे कह दिया कि 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड पासेस थ्रू बाई प्रयागराज या जो है नैनी मिर्जापुर, प्रयागराज और मिर्जापुर का जो है वो दे दिया। ये यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अरे पूरे भारत में तो वो किसी ना किसी शहर से तो जाती होगी ना। मिर्जापुर और जो है आपके प्रयागराज के परपेंडिकुलर कोई ना कोई सीध में उसके जो है डायरेक्शन में कोई शहर होगा कि नहीं होगा। ये क्वेश्चन यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बना, लेकिन अब लगता है कि बस एक ही शहर है जिसका नाम है वही प्रयागराज, नैनी से होकर जाती है, नैनी से होकर जाती है। ऐसे यहां पर भी काली मिट्टी में केवल कपास की खेती नहीं हो सकती, वो खेती हो सकती है जिनको पानी चाहिए लेकिन मॉइस्चर के रूप में बना रहे, क्योंकि अपने यहां तो होता नहीं है, उत्तर भारत में तो ऐसी मिट्टी है नहीं, इसलिए हम आप उसको ज्यादा ध्यान देते नहीं। इसलिए दलहन की फसल होती है क्योंकि काली मिट्टी ब्लैक सॉइल इस रीजन में पाई जाती है। काटन हो तो ठीक है, काटन के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसी भी फसल के लिए जरूरी है जहां पे पानी जो है वो कंटेन हो सके, रुक जा सके, मतलब नमी और मॉइस्चर बना रहे। तो ये क्वेश्चन बना था। अब ऐसे आप देखो, पहली नजर में तो लगेगा कि दाल का जो है काली मिट्टी से क्या संबंध है, क्योंकि हमने तो पढ़ रखा है कि काली मिट्टी का संबंध कॉटन से है, और पहली नजर में ही लगेगा स्टेटमेंट तो चलो ठीक है, लेकिन रीजन तो एकदम से जो है इनकरेक्ट है। तो फिर वही आप ऑप्शन नंबर 80 में आ जाएंगे, जो भी आ जाएंगे। बात समझ रहे हैं? है इसका। अब देखिए कनेक्ट कहां से कहां करना है, इतना हमें जो है वो समझ के रखना है। तो इसलिए यहाँ पे दलहन की फसल होती है क्योंकि यहाँ ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है। अब आप कहेंगे तो सर तो कॉटन का प्रोडक्शन क्यों नहीं होता? अरे केवल मिट्टी से कोई फसल नहीं डिसाइड होती, क्लाइमेट भी तो चाहिए, वर्षा भी तो चाहिए। बात समझिएगा, क्योंकि एक पैरामीटर नहीं डिसाइड कर देगा कि उस एरिया उस क्षेत्र में कौन सी खेती होगी। उसके लिए क्लाइमेट और जो है आपका सॉइल, वाटर का जो है वो प्रेजेंटेशन, ये सब डिपेंड करते हैं। तो ये था आपका बुंदेलखंड। आई बात समझ में? इसी के साथ ये टॉपिक आपका जो है वो वाइंड अप हो गया। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अब जो है वो कवर करेंगे, वो टॉपिक होगा, जहां तक अब जो भी होगा आगे हम लोग देखेंगे, वो जहां तक उम्मीद है कि हम लोग जो है चर्चा पहले करेंगे ड्रेनेज सिस्टम ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की जो है अपवाह क्षेत्र, उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी पढ़ा जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। अब आप लोग जल्दी से निकल जाइए, टाइम हो गया है ना। समझ में आ रहा है? कोई समस्या तो नहीं हो रही है? हाँ। हाँ।
ये बताइए